हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की फिजिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, द्रव्य एवं द्वैती प्रकृति। ठीक है, द्रव्य एवं द्रव्य की द्वैती प्रकृति। ठीक है, देखो आपको प्रकाश के बारे में बहुत सारी घटनाएं पढ़ाई गई हैं। ठीक है, प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। ठीक है, और जो है कणात्मक प्रकृति का होता है। तो कणात्मक प्रकृति के मतलब द्रव्य जो है वो द्वैती प्रकृति का है। तो द्रव्य लेसन का नाम जो होगा वो विकिरण एवं द्रव्य की द्वैती प्रकृति होगा। ठीक है, तो देखिए विकिरण एवं द्रव्य की द्वैती प्रकृति लेसन का नाम है क्या है? विकिरण एवं द्रव्य की द्वैती प्रकृति। ठीक है, क्या है आपकी? द्वैती प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, द्वैती प्रकृति। ठीक, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट द्वैती प्रकृति है। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट जो है दोनों तरीके का व्यवहार करता है, कणात्मक प्रकृति का और किसका? तरंग प्रकृति का भी। ठीक है, उसी के बारे में इस लेसन में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले फोटॉन की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? फोटॉन। ठीक है, सबसे पहले फोटॉन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस लेसन में मेन यही है, फोटॉन। ठीक है, देखिए फोटॉन क्या होता है। फोटॉन, ठीक, देखो क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम ने बताया, आपने क्वांटम ने एक थ्योरी प्रस्तुत की। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। मतलब जो सन से लाइट मिलती है, जो सन से प्रकाश मिलता है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, वो या कहीं से भी जो प्रकाश मिलता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, पैकेट्स के रूप में चलता है, जिनको हम क्या कहते हैं? क्वांटा अथवा फोटॉन कहते हैं। ठीक है, ये बात क्वांटम ने कही थी। ठीक, वैसे इसके बारे में, प्रकाश के कणात्मक प्रकृति के बारे में बीच में न्यूटन ने भी व्याख्या की थी। जब हाइगेंस थ्योरी आई थी उससे पहले न्यूटन ने भी बताया था। न्यूटन जो है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, एक होता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इसके बारे में आपको हाइगेंस थ्योरी के पहले, जब आप वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं उससे पहले ही पढ़ाया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात हुई थी। ठीक है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत में अपने बताया था कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत असंख्य सूक्ष्म हल्के हल्के कणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। मतलब कोई भी प्रकाश स्रोत है तो असंख्य सूक्ष्म और हल्के कणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, जब असंख्य सूक्ष्म हल्के कणों को उत्सर्जित करता है तो उसके बाद उन्होंने कहा था, उनकी ये थ्योरी गलत इस बात पे हुई थी। उन्होंने कहा था, जो प्रकाश की उन्होंने व्याख्या की थी, उनका ये मैकेनिकल वेव है। मतलब जो तरंग है उसको क्या माना था उन्होंने? मैकेनिकल वेव माना था। ठीक है, मैकेनिकल वेव मानने की वजह से उन्होंने कहा कि जो है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? ज़्यादा होती है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। ठीक, लेकिन फोको नामक वैज्ञानिक ने बाद में इस बात को अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि जो डेंसर मीडियम है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। ठीक, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि उनकी ये थ्योरी गलत हो गई, लेकिन उन्होंने कणिका सिद्धांत के बारे में उन्होंने बता दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत, कोई भी जैसे बल्ब है या कोई सन है, सन से प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश जो है वो ऊर्जा के मतलब कणों के रूप में आता है, जिनको उन्होंने कणिकाएं कहा था। उसी को बाद में क्वांटम ने कहा, क्वांटम थ्योरी के अनुसार। ठीक है, क्वांटम ने अपने सिद्धांत बताया कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश स्रोत से ऊर्जा जो है, ठीक है, मतलब जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता, बंडलों के रूप में चलता, जिन्हें हम क्वांटा अथवा फोटॉन कहते हैं। तो इस तरीके से फोटॉन कॉन्सेप्ट में आया। और फोटॉन के बारे में कुछ बातें उन्होंने बताई। ठीक है, उन्होंने कहा, पहली बात बताई कि फोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य। फोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य। मतलब इसका द्रव्यमान ना के बराबर होता है। ठीक है, मतलब फोटॉन का जो मास होता है वो लगभग क्या होता है? नगण्य होता है। तो फोटॉन का द्रव्यमान बहुत नहीं होता, वो नगण्य होता है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बताई, ठीक है, यह अपने साथ ऊर्जा तथा संवेग ले जाते हैं। सेकंड बात इन्होंने क्या बताई? यह फोटॉन जो है, फोटॉन अपने साथ ऊर्जा तथा संवेग ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? संवेग ले जाते हैं। ठीक, देखिए फोटॉन नगण्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोटॉन द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक, फोटॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, लेकिन द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान है तो अपने साथ एनर्जी भी ले जाती है। ठीक है, और एनर्जी और क्या है? फोटॉन अपने साथ ऊर्जा तथा संवेग, और P बराबर mv के हिसाब से जो है संवेग भी ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर फोटॉन गतिमान है तो भाई गतिमान तो है ही है ना। कहा गया ना, प्रकाश जो है वो क्या है? मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, जिनको हम क्वांटा अथवा क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। ठीक, ये कहा। और एक फोटॉन की जो ऊर्जा है वो बताई गई इन्होंने। ठीक है, देखिए, और तीसरी बात इन्होंने बताई कि फोटॉन की चाल जो है वो प्रकाश के चाल की क्या होती है? बराबर होती है। फोटॉन की चाल, प्रकाश की
चाल के क्या होती है, बराबर होती है। चलिए देखिए, प्रकाश की चाल की बराबर होती है। चौथे नंबर पे बात हुई कि जो एक फोटान की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, वो देख लेते हैं। देखिए, एक फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा, क्योंकि एक फोटान की ऊर्जा की बात करूं तो E बराबर क्या होता है आपका H इंटू न्यू, है ना। E बराबर क्या होता है H न्यू, जहां न्यू जो है वो क्या है, न्यू आवृत्ति किसकी, प्रकाश की। न्यू जो है वो क्या है आपकी, प्रकाश की आवृत्ति। ठीक, न्यू जो है वो क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक, अब देखो, चूंकि एक फार्मूला पढ़ा आपने, न्यू बराबर सी बाई कितना, लैम्डा भी पढ़ा है ना। न्यू और लैम्डा में मतलब आवृत्ति और लैम्डा में रिलेशन होता है। यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका एच सी बाई कितना, लैम्डा। ये एक फोटान की कुल ऊर्जा होती है। एच क्या है, जहाँ एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। क्या है, प्लांक नियतांक है। क्या है, एच जो है वो क्या है, प्लांक नियतांक है। बातें समझ में आई। ठीक, तो ये थी कुछ फोटान के बारे में बातें। ठीक है, फोटान के बारे में, फोटान क्या होता है, फोटान के बारे में कैसी बातें। एच का मान भी लिख लेते हैं। एच का मान होता है आपका 6.64 इंटू 10⁻34। ये होता है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, इस तरीके से इस टॉपिक में आपने फोटान के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ ली। ठीक, अब इसको स्टार्ट करेंगे। देखो, फोटान क्या था, फोटान का द्रव्यमान नगण्य होता। फोटान के बारे में, फोटान की थ्योरी दी उन्होंने कि क्वांटम ने कहा कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश स्रोत से ऊर्जा जो है वो, सॉरी, प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं। इन फोटान का द्रव्यमान नगण्य होता है। फोटान अपने साथ ऊर्जा तथा संवेग ले जाते हैं। फोटान की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, मतलब C×3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, एक फोटान की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, इसमें एच सी बाई लैम्डा। ये हो गया आपका। ठीक है, फोटान के बारे में यहाँ से बातें हो गई। ठीक, अब देखो, फोटान अगर ये कण है, ठीक है, देखो कण जो है, अगर कण है तो कण जब किसी मतलब हमारे ऊपर गिरते हैं तो चोट लगती है। जैसे कंकड़ है, कंकड़ को अगर हमारे ऊपर फेंका जाता है तो क्या लगेगा, चोट लगेगा। ठीक है, ऐसे बारिश, देखिए बारिश के बारे में बात करिए। बारिश में, अच्छा मान लो बारिश के इसमें द्रव्यमान नहीं है। ठीक है, मासलेस मान लिया इसको। ठीक है, नगण्य है, लेकिन बारिश की जो बूंदें होती हैं, ठीक है, वो जब चेहरे पर गिरती हैं तो हमको चोट नहीं लगती है। ठीक है, क्यों नहीं लगती है? ठीक, क्योंकि आपको 11th में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है श्यानता। ठीक है, श्यानता, सीमांत वेग। क्या पढ़ा जाता है, सीमांत वेग। ठीक है, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। जब कोई भी वस्तु जो है किसी लिक्विड में गिरती है, ठीक है, कुछ दूरी तक वो तो एक्सेलरेशन के साथ गिरती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने क्रांतिक वेग को प्राप्त, मतलब सीमांत वेग को क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। और सीमांत वेग से जब कोई चीज़ गिरती है तो जब वेग नियत हो गया, सीमांत वेग मतलब लगातार अगर एक ही वेग से कोई चीज़ गिर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना हो गया, वेग, अगर वेग में परिवर्तन नहीं तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो एफ बराबर एम ए से, ए बराबर क्या हो गया आपका, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी क्या हो गया, जीरो। मतलब कोई भी फोर्स वो जो है हमारे ऊपर नहीं लगाती, इसलिए चोट का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु सीमांत वेग से गिरती है तो फिर उसमें जो है एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, तो फोर्स नहीं लगता है। ठीक, तो ये हो गया, ये चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया आपका फोटान के बारे में बात हो गई। अब फोटान के बात जो है, एक घटना होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसी के बाद जो है, इसी घटना के लिए इसको कलात्मक प्रकृति माना गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, देखिए, इससे पहले इसको तरंग प्रकृति से आपने पहले सबने सीधी सरल रेखा में संचरण तरंग मान के जो है आपने मैकेनिकल वेव मान के आपने परावर्तन अपवर्तन सब पढ़ डाला। ठीक है, और उसका तरंग मान के आपने व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण भी पढ़ डाला। लेकिन जब बात आई प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, जब बात किसकी आई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखो, जब किसी माध्यम में तरंगें उत्सर्जित होती है, मतलब तरंगें संचरित होती हैं, तो वो माध्यम में हीट नहीं उत्पन्न होता, गर्मी नहीं होती है। ठीक है, या वो लेकिन जब ये प्रकाश तरंगें होती हैं तो गर्मी, जैसे सूर्य से जब प्रकाश आता है तो हमें हीट मतलब गर्मी देता है, ऊष्मा देता है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब, या किसी धातु की सतह पर गिरता है तो वहां से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराते हैं। ठीक है, इसको अब इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराते हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश जो आ रहा है उसमें एनर्जी है, और एनर्जी किसके पास होती है, जिसका द्रव्यमान हो। तो तब फिर ये क्या कहा गया कि भाई एनर्जी उनके पास होगी जिनका द्रव्यमान हो। ठीक है, तब इन्होंने कहा गया कि ये कणात्मक प्रकृति का है। ठीक है, द्रव्यमान है लेकिन कम है। ठीक है, और कणात्मक प्रकृति मान के फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू किया गया। तो अब देखो, जब ये अपने साथ एनर्जी लाती हैं, तो एनर्जी लाती हैं जब किसी धातु की सतह पर गिरती हैं। ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी को उस इलेक्ट्रॉन को दे देती है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लिया कोई धातु की सतह है, इसी में समझ लेते हैं। मान लो धातु की सतह है। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है,
अब यहाँ पर ये गामा फोटान आके, मतलब फोटान जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, फोटान आके टकराया, इसके पास है एनर्जी, इसने एच न्यू एनर्जी, इसने अपनी एच न्यू एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को क्या की, दे दी, ठीक है। जब ये एनर्जी को पाएगा भाई, अपने मूल ऊर्जा स्तर में पड़ा हुआ है आराम से, ठीक है, जब ये एनर्जी को ये ले लेगा तो ये क्या होगा, एक्साइटिंग स्टेट में आएगा। एक्साइटिंग स्टेट में आएगा तो ये सतह को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक है। अर्थात अगर एक शब्द में डेफिनेशन को बोलें, ठीक है, तो जब किसी धातु की सतह पर कोई गामा फोटान गिरता है, ठीक है, तो धातु की सतह से प्रकाश क्या होने लगते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। इन इलेक्ट्रॉनों को, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, इनको हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डेफिनेशन जो है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए, इस टॉपिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है लेनार्ड प्रयोग, ठीक है, लेनार्ड हर्ट्ज का प्रयोग है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लेसन की जो थ्योरी है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ जाता है, ठीक है। सारी डिफरेंशन, सारे फिनोमिना, सब कुछ इस एक्सपेरिमेंट से जो है समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मैं लेनार्ड प्रयोग को समझाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको नोट्स में शायद नहीं प्रोवाइड है, लेकिन इसकी थ्योरी ऐसे ही है और इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मैं लेनार्ड प्रयोग, इसको बहुत ध्यान से समझिए। इसको समझने से इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली एकदम समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है इस लेनार्ड प्रयोग को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लेनार्ड प्रयोग। चलिए देखते हैं, लेनार्ड प्रयोग की बात करते हैं। लेनार्ड प्रयोग क्या होता है? देखो, लेनार्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में लेनार्ड प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या उन्होंने की, ठीक है। पहले यहाँ पर एक मान लीजिए, ये आपका कुछ कांच का ऐसे, ये देखो, यहाँ पर ट्यूब बना ली, निर्वात कांच की, ऐसे हैं। यहाँ पर इसको कहा एनोड, इसको कहा कैथोड, ठीक है। ये बैटरी का प्लस सिरा है, माइनस सिरा, ठीक। ये पार्ट हो गया आपका। मतलब ये एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। इसमें एनोड और कैथोड लगा हुआ है, इधर पॉजिटिव, इधर क्या है, नेगेटिव है, ठीक। ये खिड़की है, ये क्या है, खिड़की। और इसी के ऊपर जो है एक फोटान गन लगा दी है, ऐसे फोटान गन। ये फोटान गन है आपकी, ठीक है। देखो, यहाँ पर इंटेंसिटी स्केल है, ये कैसी स्केल है, 0 से शुरू है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 20 डिग्री का है, 10%, 20%, 30% परसेंट में दिया गया है, 40%। ऐसे यहाँ पे कितने परसेंट है, 100%, ठीक है। और ये आपका देखो, मेन मतलब है आपका ये तरंगदैर्ध्य स्केल है इसके, ठीक है। यहाँ पर आपका विबग्योर है मान लीजिए, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, है ना, और ये देखो विबग्योर, GYOR, है ना। ये तरंगदैर्ध्य स्केल है, मतलब ये लैम्डा है आपका और ये इंटेंसिटी है I। ये परसेंट में दी गई है, 0% से स्टार्ट से 100% तक है। ये आपका फोटान गन है, ये क्या है, फोटान गन, जहाँ से फोटान उत्सर्जित होते हैं। समझ आया, ठीक है। ये था लेनार्ड प्रयोग का जो उपकरण था, ठीक है। इन्होंने इसमें एक ट्यूब ली जो निर्वात है, और इसमें एनोड और कैथोड लिया, और इस पर पॉजिटिव और निगेटिव बैटरी ले ली, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब इस एनोड पर उन्होंने कोई भी धातु का एक लेप लगा दिया, जिंक सल्फाइड है, ठीक है, चांदी है, कुछ भी लगा दिया, ठीक है, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराना, वो यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। अब देखिए, अब उन्होंने किया क्या, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने किया क्या, सबसे पहले इस इंटेंसिटी को उन्होंने 0 पर, भाई इस वाले को रेड पर रखा। कहाँ पर रखा, मतलब रेड लगाया, रेड से स्टार्ट किया, मतलब रेड पर रखा,
जो तरंगदैर्ध्य है वो रेड पर रखा। देखो रेड की तरंगदैर्ध्य मतलब जो आपकी विजुअल लाइट है, विजुअल रीजन है, उसमें लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ज़रा देखो रेड कलर पे जब उन्होंने यहाँ पे सेट किया और उसके बाद उन्होंने इंटेंसिटी को 0 से 5% किया। ठीक है, 0 से 5% किया तो उन्होंने देखा कि एक फोटान निकला, ऐसे दो फोटान निकले और धीरे से चले गए यहाँ पे इस खिड़की से होते हुए इन्होंने इस एनोड पर स्ट्राइक किया। ठीक है, ये एनोड से आके टकराए। ठीक है, मतलब और एनोड से क्या, इस पर जिस धातु का लेप है उससे टकराए। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, अभी रेड पर ही इधर है, इधर स्केल रेड पर ही है। ठीक, अब इसको 0% से 10%, 20% किया तो 20% दिया तो यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होने लगे, बढ़ने लगे। ठीक है, थोड़े थोड़े जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब उसके बाद फिर 30% कर गए, अभी भी यहाँ पे सब आके टकरा रहे हैं और खत्म हो जा रहे हैं, टकरा रहे हैं खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको इन्होंने करते करते 50, 60, 70% किया, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बहुत नंबर ऑफ मिलियंस फोटॉन्स आके यहाँ से और इस एनोड पर आके टकरा रहे हैं ऐसे। ठीक है, एनोड पर टकरा रहे हैं, 100% कर दिया, लाखों में जो है फोटॉन्स आके इस एनोड से टकराते जा रहे हैं, टकराते जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को दिखाना। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कब दिखेगा, जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। इन्होंने इंटेंसिटी 100% कर दी। ठीक है, और यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुआ। ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुआ। इसका मतलब फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो देखो चूंकि एक फोटान की ऊर्जा आपने क्या पढ़ रखी है, देखो ध्यान दो, एक फोटान की ऊर्जा आपने पढ़ रखी E बराबर h न्यू। फोटान की ऊर्जा क्या पढ़ रखी है आपने, E बराबर h न्यू। देखो चूंकि फोटान की ऊर्जा E बराबर क्या पढ़ रखा है, h न्यू, है ना। देखो अगर इफ लैम्डा मैक्सिमम है तो न्यू क्या है, देन न्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, पक्का है ना। लैम्डा ज़्यादा क्यों, इनवर्स रिलेशन होता है ना, लैम्डा न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा से, न्यू इक्वल टू क्या, देखो यहाँ से न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। अगर लैम्डा ज़्यादा तो न्यू कम, आवृत्ति कम, और आवृत्ति कम तो ई डेफिनेटली कम, है ना। अगर न्यू मिनिमम है तो देखो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना, न्यू। तो अर्थात इसलिए न्यू मिनिमम है, सो आपका ई भी क्या होगा, मिनिमम। मतलब जो ये फोटान गिर रहे हैं उनके पास एनर्जी बहुत कम है ना, उनके पास एनर्जी बहुत कम है। मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालने के लिए इन फोटानों के पास एनर्जी पर्याप्त नहीं है जो इस सतह से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सके, उत्सर्जित कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 200 किलोग्राम का पत्थर पड़ा है, मान लो 200 मतलब 2 क्विंटल का कोई पत्थर पड़ा है। ठीक है, अब उसको हटाने के लिए ठीक है, अगर हम किसी दुबले पतले आदमी को क्या करें, उसको धक्का देने के लिए कहें तो उसको नहीं खिसका पाएगा। ठीक है, प्रयास तो कर सकता है। ठीक है, उसको खिसकाते रहो, 1 2 आदमी 10 आदमी 50 आदमी से कहते खिसकाओ, साथ में नहीं, एक बारी बारी करके, जैसे इसमें बारी बारी आके टकरा रहे हैं। ठीक है, 200 पत्ते लोगों को ले आया जिनके पास एनर्जी कम है, ठीक है, मतलब ताकत कम है, उनको कहा इसको धक्का दो, हटाओ। तो चाहे जितने उसमें लाखों ले आए उस एनर्जी के लोगों को, ठीक है, वो उस पत्थर को खिसका नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको खिसकाने के लिए उसके बराबर के लगभग वेट के, ठीक है, हमें एक ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मशीन की जरूरत पड़ेगी जो उसको क्या कर सके, थोड़ा सा प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर ऐसे फोटान चाहिए जो यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं इस एनोड पर, जो मतलब जो धातु लगी है, ठीक है, जो लगे हुए हैं उनकी जो खुद की एनर्जी है, ठीक है, उनके कम से कम बराबर जरूर हो उनकी एनर्जी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो तो उन्होंने किया क्या भाई, हमें जाहिर सी बात इन फोटानों की एनर्जी बढ़ाने के लिए न्यू का मान बढ़ाना पड़ेगा, और न्यू को आप बैलेंस नहीं कर सकते, न्यू को घटा बढ़ा सकते हैं किससे, तरंगदैर्ध्य से। ठीक है, न्यू को कंट्रोल नहीं करते, क्यों कि न्यू जो है, आवृत्ति जो है, वो स्रोत की प्रॉपर्टी है। स्रोत जैसे एक बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब, अगर एक बल्ब है तो उससे जितने भी कण निकल रहे हैं सबकी आवृत्ति क्या है, एक ही है, वो अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, ना उसको बदल सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं, तरंगदैर्ध्य को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब हम तरंगदैर्ध्य को ज़्यादा रखेंगे तो आवृत्ति कम होगी, और तरंगदैर्ध्य को ज़्यादा रखेंगे तो आवृत्ति जब कम होगी, ठीक है, ध्यान देना, जब आवृत्ति कम होगी तो यहाँ पर एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो इनके फोटानों के पास उतनी एनर्जी ही नहीं होगी जो इसको धातु की सतह से क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके। ठीक है, तो कहने का मतलब एक पहला टॉपिक इसमें आ गया आपका। सबसे पहले एक आता है आपका कार्यफलन, एक पहला वर्ड आता है कार्यफलन। ठीक है,
पहली डेफिनेशन आपको मिल रही है यहाँ से, कार्यफलन, ठीक है, वर्क फंक्शन कहते हैं इसको, कार्यफलन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। ध्यान देना, इस प्रयोग से सारी डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। देखो वर्क फंक्शन क्या है, ठीक, देखिए आपतित फोटानों की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित फोटानों की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। फिर से ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, पहले हमने क्या कहा कि भाई ये अभी जो फोटान लाखों करोड़ों गिर रहे हैं इस पर, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके। अब इनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए मुझे न्यू का मान बढ़ाना पड़ेगा, और न्यू बढ़ाने के लिए लैम्डा कम करना पड़ेगा। तो लैम्डा को धीरे धीरे करके कम करना शुरू किया, और यहाँ पर इंटेंसिटी 25%, 30%, 50% रखी, ठीक है, यहाँ पर कम करना शुरू किया। अब मान लेते हैं हम ग्रीन पे पहुंच गए, हरे पे मान लिया, सपोज दैट, ठीक है। और जैसे ही ग्रीन पे पहुंचे, यहां से देखा गया कि तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित हो गया। ये फोटान था, ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यह उत्सर्जित हुआ, इस बिंदु को काउंट करेंगे, इस पे देखेंगे, इसके लैम्डा है, ठीक है। अब यह लैम्डा मैक्सिमम है, मतलब अब इस तरफ जाएंगे, ध्यान देना, इस पॉइंट पे ध्यान दो, यहां पर लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। मतलब इस तरफ जाएंगे तो प्रकाश उत्सर्जन नहीं हो रहा है, इस तरफ रहेंगे तो प्रकाश उत्सर्जन होगा, ठीक है। और यहां पर न्यू क्या होगा? मिनिमम। न्यू क्या होगा? मिनिमम। मतलब आवृत्ति अगर इससे ज्यादा हुई, भाई तरंगदैर्घ्य इससे ज्यादा, तो आवृत्ति कम होगी, मतलब आवृत्ति जो है वो यहां पर मिनिमम होगी, ठीक है। लैम्डा तो मैक्सिमम है, लेकिन न्यू क्या है? मिनिमम है। मतलब इससे कम आवृत्ति पर प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर से देखो, तो कहने का मतलब ये कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, तो देखो इनके पास ऊर्जा बढ़ गई। जैसे हमने ग्रीन पे किया तो न्यू का मान बढ़ा, न्यू का मान बढ़ा, तो जो फोटान अब गिर रहे हैं वो उनकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब जैसे एनर्जी इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। तो वर्क फंक्शन की परिभाषा, ठीक है, कार्यफलन की परिभाषा, आपतित फोटानों की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित फोटानों की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, उसे हम कहते हैं क्या? धातु का कार्यफलन। धातु का क्या कहते हैं? कार्यफलन। ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है, जो यहाँ पे लेप लगाए गए हैं, ठीक है। जो भी धातु लगाई जाएगी उसका हर उसके लिए अलग अलग कार्यफलन होते हैं। बातें समझ में आई? ठीक है। तो इस तरीके से पहली डिफिनेशन हो गई आपकी वो कार्यफलन, ठीक है। इसी प्रयोग के आधार पर हम दूसरी डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। अब हाँ, अब मिनिमम एनर्जी के बाद, अब ग्रीन पे लगा दिया, अब यहाँ पे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आपतित प्रकाश, ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, ठीक है, एक जब यहाँ पे मिनिमम तरंगदैर्घ्य पर, मतलब एक मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य पर पहुंचे, उसके बाद तीव्रता बढ़ जाएगी। बातें समझ में? अदरवाइज इनकी काइनेटिक एनर्जी पर तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनकी गतिज ऊर्जा पर तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बातें समझ में आई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया वर्क फंक्शन। अब आ जाते हैं देहली तरंगदैर्घ्य। क्या आते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। इसका फार्मूला होता है W = H न्यू। अभी फार्मूला एक साथ लिखेंगे वर्क फंक्शन का, देहली तरंगदैर्घ्य भी पढ़ा लें तब, ठीक है, आवृत्ति और दोनों पढ़ा दें तब। देखो आपतित फोटानों की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ध्यान दो, आपतित फोटानों के आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, वह कहलाती है आपकी क्या? धातु का कार्यफलन, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य चाहिए, ध्यान दो, मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य, इससे ऊपर नहीं जा सकते हम, मैक्सिमम बस हो गया, ठीक है। अब इससे इस तरफ रहेंगे तब तो प्रकाश फोटान होगा, मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उस तरफ जाएंगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ठीक है। तो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, उसे हम क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो न्यू मिनिमम हो गया, तो अगली हेडिंग हो जाएगी देहली आवृत्ति। क्या लिखेंगे? देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। चलिए देखिए, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए, देहली आवृत्ति क्या है?
देहली आवृत्ति में आप समझिए, देखो जब लैम्डा मैक्सिमम है तो क्या बोलेंगे, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम, भाई लैम्डा मैक्सिमम है तो न्यू मिनिमम हो जाएगा, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, उसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति। तो इस प्रकार से इस लेसन की 3 मुख्य डिफिनेशन है, ध्यान देना 3 मुख्य डिफिनेशन है जो आपको याद करनी है। पहला कार्यफलन, तो कार्यफलन की डिफिनेशन क्या हुई, आपतित फोटान की, आपतित फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो, उसे हम कहते हैं क्या, बोलिए धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, देहली तरंगदैर्ध्य क्या होती है, देखिए आपतित प्रकाश तरंग, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो, उसे हम कहते हैं क्या, देहली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, अब देखिए अगर हम देहली आवृत्ति की बात करते हैं तो आपतित फोटान की, ध्यान देना आपतित फोटान की वह न्यूनतम आवृत्ति, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम है तो न्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, तो आपतित फोटान की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो, वो कहलाती है आपकी देहली आवृत्ति। देखो सबका फार्मूला, कंबाइंड फार्मूला लिखेंगे, W इज इक्वल टू होता है, W वर्क फंक्शन है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देहली तरंगदैर्ध्य को लैम्डा नॉट से और इसको न्यू नॉट से। ठीक है, तो W इज इक्वल टू h न्यू नॉट लिखेंगे, और न्यू, चूंकि न्यू नॉट बराबर लिख सकते हैं आप C बाई लैम्डा नॉट, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा HC बाई कितना, लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा वर्क फंक्शन का फार्मूला। क्लियर है, तो यहाँ से 3 टॉपिक तो क्लियर हो गए आपके। ठीक है, कौन कौन से, इस आवृत्ति से कार्यफलन, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य। ठीक, अब कुछ बातें और अभी यहीं पे सीखनी है। देखो जब इन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू की, ग्रीन पे लाया और कम कर दिया, जितना कम करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इनके पास, क्योंकि जितना कम, जितनी जैसे ग्रीन से पहले आ जाए, ब्लू पे, इंडिगो पे आ जाए, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी ना भाई, तरंगदैर्ध्य कम होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, तो इसका मतलब तेज तेज चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो जब वो चले तो यहाँ से देखा, इसमें एक खास बात और देखा गया। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम भी अभी इसी वक्त समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखो मतलब यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो तेज तेज जा रहे हैं इधर जल्दी जल्दी, मतलब कोई ये वाला इलेक्ट्रॉन चला तुरंत के पे वहाँ के में कैथोड पे पहुँच गया, कुछ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चले जा रहे हैं आराम से, कुछ और तेज जा रहे हैं। मतलब देखा उन्होंने कि कुछ इलेक्ट्रॉनों की गति जो है वो अलग अलग है। जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, इनको उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं। ठीक है, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है उनकी गति क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो, ठीक है, कि कोई भाई यहाँ पे धातु है, हैं, अब यहाँ पर कोई सतह पर बाहर है और कोई सतह पे अंदर है। अब यहाँ पे गामा फोटान जब आके गिरा तो जो इलेक्ट्रॉन ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो इस एनर्जी को लेगा और पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये निकल जाएगा। तो उनकी गति क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। ठीक है, जैसे समझो, जैसे मान लो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2, धातु का वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कम से कम ये 5 में से 2 घटके ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल जाएगा। बातें समझ में आई। ठीक है, मतलब 5 में से 2 वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन में खर्चा हो जाएगी ये जो गिर रही है। ठीक है, लेकिन बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो लेकर ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर क्या करेगा, निकल जाएगा। तो उसकी गति क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये पहले जब इससे आके टकराएगा तो वर्क फंक्शन के बराबर तो खर्चा होगी, लेकिन साथ में जब ये यहाँ से चलेगा तो ये इससे कोलाइड करेगा, इधर कुछ और भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो इसका मतलब वो इतनी एनर्जी से बाहर की ओर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉनों की गति ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। मतलब जो अंदर की सतह पर होते हैं उनकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो आपस में टकरा कर उनकी एनर्जी खर्चा हो जाती है, और जो बाहरी सतह पर होते हैं तुरंत निकल कर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो प्रकाश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो एक चीज़ और बताई उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई फोटान, मतलब उचित आवृत्ति का, साथ में क्या कहा उन्होंने, जैसे ही कोई उचित आवृत्ति का फोटान जो है वो इस एनोड पर आकर गिरता है, ठीक उसी क्षण यहाँ से जो है प्रकाश वैद्युत मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आए पहले गर्म हो तब निकले, मतलब इनके बीच समय पासता नहीं होती है। देखिए फोटानों की, किसी धातु की सतह पर फोटानों के गिरने, ठीक है, तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में समय पासता नहीं होती। जैसे कोई फोटान गिरा तुरंत ही उत्सर्जन होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो कुछ नियम इसी हिसाब से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। देखो प्रकाश उत्सर्जन के लिए सबसे पहले एक जरूरी क्या है कि जो आपतित फोटान ई है उसकी एनर्जी W से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। पहला नियम। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम जो है, ठीक है,
हेडिंग है आपके टॉपिक पे, पूछा जाता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। तो पहला नियम, ठीक है, देखिए पहला नियम ये है कि आपतित फोटान की जो ऊर्जा है, ठीक है, वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? आपतित फोटान की ऊर्जा जो है, आपतित फोटान की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए, पहला नियम। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है, ठीक है, जो लैम्डा है, ठीक है, वो भी लैम्डा से, लैम्डा नॉट से या तो छोटा होना चाहिए, लैम्डा नॉट से, ठीक है, लैम्डा नॉट का मतलब देहली तरंग, मतलब जो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो जो देहली तरंग दैर्ध्य है या तो उसके बराबर हो या तो उससे कम हो। उससे ज़्यादा होगा तो फिर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि एनर्जी कम पड़ जाएगी। ठीक, अब देखो तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, न्यू जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, न्यू नॉट से। ठीक है, लैम्डा कम है तो न्यू अपोजिट है ना। देखो जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो जो है देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, अधिक। तो 3 नियम ये हो गए। चौथा नियम क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के फोटानों के धातु की सतह पर गिरने तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई समय पार्श्वता नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम आपको आगे के टॉपिक मिलेंगे, तो ये नियम मैं यहीं पे पढ़ा दे रहा हूँ। देहली मतलब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम हो गए आपके। ठीक है, चारों। तो ये 4 नियम आपको जैसे पूछा जाएगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, तो यही 4 बात आपको लिखनी है। ठीक है, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, कि समय पाश्चता नहीं होती, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बाकी ई का मान जो है मतलब आपतित फोटान की ऊर्जा जो है कार्यफलन से ज़्यादा होनी चाहिए। जो तरंग दैर्ध्य है आपतित फोटान की वो भी देहली तरंग दैर्ध्य से कम होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या बताया मैंने कि आवृत्ति जो है वो देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। बातें समझ में आई? तो इस तरीके से एक टॉपिक और है निरोधी विभव। एक टॉपिक है आपका क्या, निरोधी विभव। ठीक है, उसके बारे में देख लो। ठीक है, निरोधी विभव किसे कहते हैं, ये भी आपकी डेफिनेशन यहीं पे क्लियर हो जाएगी। निरोधी विभव, इसको कहते हैं संस्तब्ध विभव। दूसरा नाम इसका क्या है, निरोधी विभव। इसको कहते हैं संस्तब्ध। ठीक है, इसकी दूसरा नाम है संस्तब्ध विभव, है ना। देखो निरोधी विभव क्या होता है, देखो अगर हम देखो अभी पहले प्रकाश धारा समझो, पहले प्रकाश धारा समझो, फिर निरोधी विभव की बात करते हैं। क्या करते हैं, डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं सब। प्रकाश धारा, ठीक है, देखो प्रकाश धारा क्या होती है। देखो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो इधर गए कैथोड पे, कैथोड के पास के, ये इधर से इधर चले हैं, इधर से इधर क्या हुए, बैटरी में चले। तो इसका मतलब इसमें एक प्रकाश धारा, भाई इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो जाहिर सी बात धारा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो धारा अगर निकल रही है, ठीक है, बातें समझ में कि नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, ये टर्मिनल उल्टा लगा है यहाँ पे। ठीक है, इधर माइनस होगा, इधर क्या होगा, प्लस, तभी तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, है ना। हाँ, माइनस और क्या, प्लस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आकर्षित। अभी इधर प्लस है, इधर माइनस है, थोड़ा सा टर्मिनल उल्टा लग गया था। ये हो गया आपका माइनस और ये क्या प्लस। ये इलेक्ट्रॉन तो कैथोड है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका कैथोड। ये इलेक्ट्रॉनों को ये उल्टा लग गया है, बैटरी एनोड और कैथोड। ठीक है, ये आपका एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों को, सब इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं तो इसका मतलब इसमें एक प्रकाश धारा, इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं, इधर से एक धारा प्रवाहित हो रही है जिसको हम प्रकाश धारा कहते हैं। ठीक है, देखो जब किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन गिरता है, ठीक है, तो उससे क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में एक धारा उत्पन्न होने लगती है जिसे हम प्रकाश धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश धारा कहते हैं। बातें समझ में आई? ठीक है, तो अब जरा समझिए, जब प्रकाश धारा उत्पन्न हो गई, अब मैं चाहता हूं इस धारा को रोक दूं तो क्या करना पड़ेगा। देखिए एनोड को दिया गया, ये कैथोड है आपका, ये वाला एनोड है। ठीक है, ये कैथोड है, ये क्या है, एनोड है। अब देखो एनोड को अगर इस टर्मिनल को उल्टा कर दें, इधर माइनस कर दें और इधर क्या कर दें, प्लस कर दें। ठीक है, तो निरोधी विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी, निरोधी विभव, एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव। भाई एनोड पॉजिटिव होता है ना, एनोड पॉजिटिव होता है तभी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। एनोड पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो देखिए एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो प्रकाश धारा के मान को क्या कर दे, शून्य। देखो पहले यहाँ से पॉजिटिव लगा देंगे, जैसे अगर यहाँ पे निगेटिव लग गया तो ये धीरे धीरे करके यहाँ निगेटिव आ जाएगा। जैसे ये निगेटिव बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाना क्या कर देंगे, बंद, और जैसे इलेक्ट्रॉन उधर को जाना बंद कर देंगे, प्रकाश धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य। इसी को कहते हैं निरोधी विभव। ठीक है, देखिए एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो परिपथ में प्रकाश धारा का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे कहते हैं निरोधी विभव। और इसका फार्मूला होता है, देखो निरोधी विभव का, E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के वी नॉट,
है ना, इज इक्वल टू के वी नॉट। ठीक है, ये होता है आपका निरोधी विभव का फार्मूला। बातें समझ में आई कि नहीं है? देखिए आगे, ई के इज इक्वल टू ई वी नॉट। ई वी नॉट होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन में ई और कितना वी नॉट, जहाँ वी नॉट क्या है, विभव, वो क्या नाम, निरोधी विभव है। ये क्या है आपका, निरोधी विभव। ठीक, मतलब काइनेटिक एनर्जी भाई वी नॉट पे, अगर यहाँ वी नॉट पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल, तो किसी भी अनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो प्रकाश धारा का मान शून्य कर दे, उसे हम कहते हैं संस्थापित विभव अथवा निरोधी विभव कहते हैं। बातें समझ में आई सबको? ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी यहाँ तक जो है मतलब लेनार्ड प्रयोग था। लेनार्ड प्रयोग से जितनी भी डेफिनेशन थी, जो भी थे, ठीक है, उन सभी डेफिनेशंस को मैंने क्या किया, अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप लोग पढ़िए, कुछ ग्राफ है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए।